इस वीडियो में हम फेमिनिज्म थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे समझती है वो देखेंगे, या फेमिनिज्म का इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है वो देखेंगे। तो इस बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म जो फेमिनिज्म की ओर से ये आता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में अब तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, इंटरनेशनल रिलेशन को ऐसे समझा जाता है जैसे उसमें विमेन का कोई रोल ही ना हो। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जैसे वुमेन जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते। अब तक इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे देखता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स विमेन और मैन को इक्वली इफेक्ट करती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वार को देखें तो वार विमेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, मैन को इतना नहीं करता जितना विमेन को करता है। दूसरी चीज़ आईआर में ये देखने में को मिलती है कि आईआर एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन, उसमें जो है मेल ही डोमिनेट कर रहे हैं, वो मेल जो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। एक तो एकेडमिक लेवल पर, डिसिप्लिन लेवल पर, यानी रिसर्च के लेवल पर जब आईआर की थ्योरीज लिखी जाती है, आईआर का पर्सपेक्टिव पेश किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा मेल ही होते हैं, वुमेन की वॉइस कम होती है। दूसरी आईआर की फील्ड पे, यानी आईआर के इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी हमें वुमेन का रोल देखने को ज़्यादा मिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी सुमित को देख लीजिए, जब सुमित के लीडर एक स्टेज पर खड़े होते हैं, उनमें से मेल लीडर कितने ज़्यादा होते हैं, फीमेल लीडर कितनी कम होती है। तो यही फेमिनिज्म जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है इसी बात को लेकर। दूसरी चीज़ है कि आईआर में ह्यूमन नेचर को जो समझा गया है वो एक जेंडर्ड तौर पर समझा गया है, यानी उसमें मेल सेंट्रिक व्यू हमें ज़्यादा दिखता है। जैसे कि आईआर में जो कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, सिक्योरिटी, पावर, ये सारे जो कंसेप्ट है ये कैसे कंसेप्ट है? ये ह्यूमन नेचर के ऐसे कंसेप्ट है जैसे कोई मस्कुलिन वैल्यूज़ हो, जैसे मर्दानगी को पेश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, सिक्योरिटी, पावर जैसी ये जो बातें हैं ये एक तरह से मर्दानगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो विमेन है, जहाँ फेमिनिन है, वो कहाँ पर है? उनकी तो वॉइसेस ही नहीं है। एक और बड़ा क्रिटिसिज्म फेमिनिज्म की थ्योरी से ये मिलता है कि आईआर की जो थ्योरी है, या आईआर के थ्योरिस्ट, वो हाई पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ही फोकस करते हैं। वो डिप्लोमेसी पर फोकस करते हैं, वो वार पे फोकस करते हैं, स्टेट्स क्राफ्ट पर फोकस करते हैं कि स्टेट को दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे करना चाहिए। तो वो जितना कुछ भी फोकस करते हैं वो ज़्यादातर मेल सेंट्रिक ही होता है। ठीक है, लीडर्स के बारे में, सोल्जर के बारे में जो भी विजुलाइज करते हैं वो मेल सेंट्रिक होता है। उसमें वो वुमेन के रोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते, वुमेन की पोजीशन को सबऑर्डिनेट रखते हैं। ये एक उनका क्रिटिसिज्म मिलता है। तो फेमिनिज्म जो आईआर में है उसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर और उनके मेन वर्क्स जो हैं वो देख लेते हैं। एक मेन वर्क है वुमेन एंड वार बाय जीन बेथ एल्स्टेन, जो 1987 में पब्लिश होता है। देन है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट, जो रॉबर्ट इथेन ने दिया है 1989 में। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है बनानास, बीचेस एंड बेसिस, मेकिंग सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिंथिया एंड लॉन ने 1990 में दिया, जिसके हम आइडियाज़ भी आगे चल के समझेंगे और ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशन बाय ग्रैंड एंड न्यूलैंड, जो 1991 में पब्लिश होता है। देन है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन बाय एन टिकनर, जो 1992 में पब्लिश होता है। एन टिकनर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है जब फेमिनिज्म की बात करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन में। इनके भी आइडियाज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले तो देखें कि रियलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। आप कहते होंगे कि सर ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी पढ़ाई और सर ने बताया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रियलिज्म को या नियो रियलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम फेमिनिज्म को समझ रहे हैं, तब भी सर ये बता रहे हैं कि रियलिज्म को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है ना, जो डोमिनेंट थ्योरी है, वो रियलिज्म की ही थ्योरी है। इसलिए कोई भी थ्योरी नहीं आती है, चाहे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की आती है, चाहे वो फेमिनिज्म की आती है, वो रियलिज्म को टारगेट करते हैं, वो रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। सबसे पहले एन टिकनर ये कहती है कि रियलिज्म का जो आइडिया है, ठीक है, उसमें हमें मस्कुलिज्म भी दिखता है, मिसोजिनी भी दिखती है, मर्दानगी के आइडियाज़ दिखते हैं, एंटी वुमेन आइडिया हमें ज़्यादा दिखते हैं रियलिज्म की थ्योरी में। क्योंकि रियलिज्म की अगर बात करें तो देखिए वो स्टेट के बिहेवियर को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे किसी मेल वॉरियर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
मेल वॉरियर को ग्लोरीफाई करने का मतलब है कि स्टेट का रोल कैसे दिखा रहे हैं। स्टेट कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होती है, स्टेट एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती है, स्टेट वार में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, स्टेट दूसरों पर विश्वास नहीं करती है। ये सारी जो बातें हैं ये क्या है, ये ग्लोरीफाइड मेल वॉरियर की ही एक एग्जाम्पल है जो वो स्टेट के बिहेवियर्स में शो करना चाहते हैं रियलिज्म, जो बेसिकली कि एक गलत बात है। रियलिस्ट का जो आइडिया है सिक्योरिटी को लेकर वो क्या है, वो एक मैस्कुलिनिस्ट आइडिया है, एक मर्दानगी थोपी गई है उस आइडिया में वर्ल्ड को देखने में, कि एक ऐसा आइडिया स्टेट क्या है, जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, जहाँ पर वार हो रहे हैं, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रही है, मार धाड़ हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, हथियार जमा किए जा रहे हैं, एक दूसरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यही सब तो किया जा रहा है। ये क्या है, ये मस्कुलिनिस्ट वे ऑफ है वर्ल्ड को देखने का, ये रियलिज्म का आइडिया है। दूसरी चीज़, अगर हम ये बात करें कि रियलिस्ट जो सिक्योरिटी की बात करती है, ठीक है, जो मिलिट्री डिफेंस के बेस पर ऊपर है, उसमें अनार्की को लेकर आती है, अनार्की की बात करती है। तो ये सारी चीज़ों में रियलिज्म क्या करता है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक जो जेंडर की हायरार्की है वो उसको शो नहीं कर रहा, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ एक ये बात तो बता रहा है कि एक स्टेट को कैसे दूसरी स्टेट से डर है, एक एक्सटर्नल थ्रेट है, लेकिन विद इन द स्टेट जो वुमेन की पोजीशन है, जो सबॉर्डिनेट पोजीशन है, उसकी बात कौन करेगा? वुमेन के जो हालात हैं उसकी बात कौन करेगा? वर्ल्ड पॉलिटिक्स वुमेन को कैसे इफेक्ट करता है उसकी बात कौन करेगा? ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है मेल सेंट्रिक हो रखी है और वुमेन जो है उसमें कोई भी रोल नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? तो रियलिज्म इन सब बातों से चूक जाती है। लोरा हॉबे, सजोबर्ग लिखा है लेकिन स्वीडिश नेम है तो इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो लोरा हॉबे कहा जाता है। तो इनका जो वार्स पर पर्सपेक्टिव है वो कहते हैं कि वार्स को भी हम जो है जेंडर के तरीके से देख सकते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि वुमेन को हमेशा कैसे दिखाया जाता है कि वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो ऐसे सिविलियन है जो वार में इन्वॉल्व नहीं है, या ऐसे ऐसे पर्सन है जिनको हमें वार में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये कोई उन्हें वुमेन को कोई रियल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं करता। क्या हम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम बड़े बलवान हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, हम उन्हें सिविलियंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो ध्यान नहीं ना दिया जा रहा, जो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो वार वैसे भी वो कहते हैं कि ज़्यादा इफेक्ट करता है वुमेन को, ठीक है, मेल को इतना नहीं करता है। जो फ्रंट पॉइंट पर जहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनको इतना इफेक्ट नहीं करता जितना पीछे वुमेन को वार इफ़ेक्ट करता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर्वाइवल की जो उनकी बात आती है, लड़ने की जो बात आती है ज़िंदगी के साथ, उनकी बातें कौन करेगा? तो ये रियलिज़म का बेसिकली एक क्रिटिसिज्म था जो आपको पता होना चाहिए कि फेमिनिज़म की थ्योरी किस चीज़ को टारगेट करती है, क्या स्टैंड पॉइंट रखती है और कौन सी चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशन में बदलना चाहती है। तो रियलिज़म का जो नज़रिया है उसको ही बदलना चाहती है। तो कैसे बदला जाएगा? एंड टिकनर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मर्गेंथो ने जो 6 प्रिंसिपल दिए हैं ना आईआर में, उसको रीफॉर्मुलेट करते हैं, हम उसी को बदल देते हैं। उसको एक फेमिनिज्म नज़रिए से भी लिखा जा सकता था, लेकिन मर्गेंथो ने एक रियलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा है, जिसमें मस्कुलिन ज़्यादा है, फेमिनिन की क्वालिटीज़ कम है। तो मर्गेंथो का एक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी को लेकर। मर्गेंथो कहता है कि अगर हम ह्यूमन नेचर को समझ ले, ह्यूमन नेचर के लॉ को समझ ले कि ह्यूमन नेचर कैसे काम करता है, तो हम पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ सकते हैं। लेकिन एन टिकनर कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने ह्यूमन नेचर को जो भी समझा है उसमें सिर्फ आपने मस्कुलिन वैल्यूज़, जो मर्दानगी वाली वैल्यूज़ है ना, सिर्फ उसको ही समझा है। फेमिनाइन वैल्यूज़ भी होती है ह्यूमन नेचर में। ह्यूमन नेचर कोऑपरेट भी कर सकता है, ह्यूमन नेचर केयरिंग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा वार या कन्फ्लिक्ट में ही इन्वॉल्व रहे, ठीक है, कोऑपरेट ना कर सके, दूसरों पर ट्रस्ट ना कर सके, ऐसा ही नेचर होता है। फेमिनिन क्वालिटीज़ होती है ह्यूमन नेचर में। सो आप जिस तरह की ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हो मर्गेंथो साहब, आप गलत हो। डायनेमिक ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें डोमिनेशन की बात हो, वो लेस डोमिनेशन भी हो सकती है। सो आप मैस्कुलिन क्वालिटी से ऊपर उठकर भी देखो, ये एन टिकनर कहना चाहती है। और एन टिकनर का ये, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्वेश्चन आ रखा है कि कौन से फेमिनिस्ट थिंकर ने मर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल को रीफॉर्मुलेट किया था। तो ये एन टिकनर ने किया था, तो इसको ध्यान में रखना है कि वो कैसे इसको फॉर्मुलेट करते हैं, एक एक करके समझते हैं। दूसरी चीज़ है, मर्गेंथो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट हमेशा डिफाइन किए जा सकते हैं पावर की फॉर्म में, ठीक है, कि स्टेट
किन चीज़ों को फॉलो कर रही है या क्या करेगी, वो वही करेगी जिससे उसकी पावर इंक्रीज़ हो, वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहती है। लेकिन एन टिकनर कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट बड़े डायनामिक होते हैं, हमेशा स्टेट जो है वो पावर के पीछे नहीं भाग रही, क्योंकि टेररिज्म की प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, कोई एपिडेमिक आ गई, कोई हंगर है, भूख है या गरीबी है, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन पावर इंक्रीज़ करना थोड़ी ना है। तो इन सोल्यूशन के लिए कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की मारधार, कन्फ्लिक्ट या वार में इन्वॉल्व होकर कुछ नहीं मिलने वाला, इनके लिए एक सोल्यूशन चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे रियलिज्म बताते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशन एक जीरो सम गेम है, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, इसी को जीरो सम गेम कहते हैं। जीरो सम सोल्यूशन नहीं होता, हम कोऑपरेट कर सकते हैं जिसमें मेरा फ़ायदा तेरा फ़ायदा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी तो समझना होगा, ये कौन समझेगा, एन टिकनर ये कहते हैं। सो पावर को जिस तरह से डिफ़ाइन किया जा रहा है, एन टिकनर कहते हैं यूनिवर्सली वैसे डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। पावर को हमेशा ही हमने डोमिनेशन, कंट्रोल, ठीक है, ऐसी चीज़ों से समझने की कोशिश किया है। पावर को हमने हमेशा ही मेल सेंट्रिक व्यू दिया है, ठीक है। इसको अब बाहर निकलना होगा इस व्यू से, हमें यह समझना होगा कि पावर जो है वो एम्पावर भी तो कर सकती है, कलेक्टिव एम्पावर कर सकती है। कलेक्टिव एम्पावर करने का मतलब है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करके हम एक दूसरे को साथ लेकर चल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऐसी पावर का कंसेप्ट क्यों नहीं समझते हमने पावर को क्यों ऐसे मेल सेंट्रिक व्यू से समझने की कोशिश की है। मोरगैंथो का एक और प्रिंसिपल था कि मोरालिटी और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना होगा, ठीक है, कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल मोरालिटी। तो एन टिकनर यही कहना चाहते हैं कि मोरालिटी और पॉलिटिक्स को आप सेपरेट करने की बात करते हो, लेकिन ये सेपरेट किए नहीं जा सकते। उसका कारण ये है कि क्योंकि जो भी पॉलिटिकल एक्शन हम लेते हैं उनका कोई ना कोई मॉरल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। और मॉरल सिग्निफिकेंस यानी मॉरल प्रिंसिपल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए जैसे मोरगैंथो कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक और चीज़ समझाते हैं कि जैसे मोरगैंथो कहते हैं ना कि यूनिवर्सल मॉरल नहीं हो सकते, कोई कंट्री के मॉरल कुछ और होंगे, कोई दूसरी कंट्री के मॉरल कुछ और होंगे, तो हम सब लोग एक ही मॉरल को फॉलो नहीं कर सकते। तो वो मानते हैं हर एक कंट्री की अपनी एम्बिशन है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ होगी, तो हम कंपेयर भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल ठीक बात है, टिकनर कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कोई कॉमन मॉरल एलिमेंट तो देखने होंगे जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकें, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो स्ट्रेंथ हो सके, वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, एक दूसरे को एम्पावर कर सके। कुछ हमें मॉरल एलिमेंट्स ढूंढने होंगे, ठीक है, ह्यूमन नेचर में, तो ये सब देखने की ज़रूरत है। इसी के साथ वो रिजेक्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स को एक ऑटोनमस स्फीयर बनाना चाहिए। मोरगैंथो ने कहा था पॉलिटिक्स एक ऑटोनमस स्फीयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एन टिकनर कहते हैं ऑटोनमी भी क्या है, मस्कुलिनिटी का आइडिया है। मस्कुलिनिटी के आइडिया में क्या है, इसमें मर्दानगी कैसे है। मर्दानगी, मर्द वही जो किसी की सुनता नहीं है, अपनी करना चाहता है, ठीक है। ऑटोनमी का आइडिया यही है कि पॉलिटिक्स जो है उसे ऑटोनमस बना दो, उसे ज़रूरत नहीं है दूसरे डिसिप्लिन से कुछ अडॉप्ट करने की, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ पॉलिटिक्स को ऑटोनमस नहीं बनाना है, पॉलिटिक्स की बाउंड्री को नैरो नहीं करना है, ठीक है। इसमें वुमेन को एक्सक्लूड नहीं करना है, उनके कंसर्न, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सक्लूड नहीं करना, उन सबको देखने की ज़रूरत है, ये एन टिकनर कहना चाहते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है सिंथिया एंड लो। इनकी जो मेन वर्क है मैं पहले बता चुका हूँ, बनानास बीचेस बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो 1989 में पब्लिश होता है। इनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? इनका मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि जेंडर बहुत इंपॉर्टेंस लगता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन आईआर में इसको देखा ही नहीं गया, इसको फोकस ही नहीं किया गया। तो ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में अब तक किया क्या गया है, वुमेन की रोल को काफ़ी सबॉर्डिनेट किया गया है। हालांकि वुमेन की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ एरियाज़ में, खास करके इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में उसका जो रोल है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक कंट्री की इकॉनमी में कैसे वुमेन भी रोल प्ले करती है उसको दिखाया नहीं जाता, इग्नोर किया जाता है, उसे लो पेड रखा जाता है, लो स्टेटस दिया जाता है। इंडस्ट्रियल जॉब्स ज़्यादातर वुमेन ही करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ों का जो रोल है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है? वो ये कहते हैं
वुमेन ज़्यादातर कौन से जो सर्विस सेक्टर्स होती है उसमें भी लो एंड जॉब्स वो करती है, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग सर्विस। क्या इनकी जो जॉब है, जो काम कर रही है, उनकी कोई महत्वता नहीं है? इंटरनेशनल रिलेशन में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ों को क्यों नहीं दर्शाया जाता? ये हम कहाँ भूल जाते हैं? वुमेन का रोल कहाँ तक सीमित रह जाता है? वुमेन को इतना सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका जो रोल है वो सिर्फ कंट्रोल रह जाता है मैन के द्वारा। मैन कंट्रोल करते हैं वुमेन को, बस इतना ही दिखाया जाता है। अगर डिप्लोमेट्स की बात आती है उसमें भी ज़्यादा मेल डोमिनेंट वो सेक्टर है। वुमेन क्या दिखाया जाता है? सर्विंग वाइफ्स दिखाया जाता है। पार्टीज़ में डिप्लोमेट्स चाहते हैं बंधन कर, उनकी अगर वाइफ्स चाहती है तो शान किसकी बढ़ती है? डिप्लोमेट की बढ़ती है। वुमेन का उसमें फिर से रोल जो है सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है। मिलिट्री सोल्जर जो है बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, घर से दूर है, सेक्स इंडस्ट्री का उनमें भी जो प्रोस्टिट्यूट प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनमें भी वुमेन का रोल देखो कैसे सबऑर्डिनेट कर दिया। तो ऐसे इश्यूज जो है सिंथिया एंड लो हमारे सामने रख रही है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखो जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वुमेन का रोल समझने की ज़रूरत है, उनकी कंट्रीब्यूशन को समझने की ज़रूरत है। इतना इग्नोर, सबऑर्डिनेट और मार्जिनलाइज ना करो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में जो वुमेन की कंट्रीब्यूट है उसको सामने लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फेमिनिज्म की थ्योरी ये सारी जो है स्टैंड पॉइंट लेती है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में जो मेन बातें हैं कि फेमिनिज्म थ्योरी के मेन आर्ग्यूमेंट क्या है वो समझ आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।